नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो हम करने वाले हैं, आपका हरियाणा में जो टीचर एलिजिबिलिटी जो टेस्ट है, टीजीटी, पीजीटी या पीआरटी वाला, जिसके आगे मार्च या फिर अप्रैल में होने की संभावना है, तो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज की वीडियो में हम यहाँ पर करने वाले हैं। और अगर आप स्टेट के अलावा सीटी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो एक क्वेश्चन आपके इस एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण रहेंगे, जिसमें हमने सबसे पहले जो आपके हरियाणा जी के जो इससे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो इनको लिया है, और इसके बाद में आपके अंदर जो सब्जेक्ट होंगे उससे महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमारे रहेंगे। तो जिसमें हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, जो हरियाणा के मुख्यमंत्री जो हुए हैं वह अपने समय के अनुसार, कालखंड के अनुसार जो आपने लगाने थे, तो इनका क्रम जो है इनमें कौन सा हुआ है। और काल की अगर हम बात करें तो जो यहाँ पर ऑप्शन बी में दिया गया है, तो सबसे पहले इसमें राव वीरेंद्र सिंह है, उसके बाद चौधरी बंसीलाल, बनारसी दास गुप्ता और चौधरी देवीलाल। तो ऐसे इनका क्रम है। और कैसे इनके क्रम हुए हैं, कितने अब तक हुए हैं, कौन कौन से मुख्यमंत्री हुए हैं, तो वो भी एक बार हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो थे, ये थे भगवत दयाल शर्मा। झज्जर से इन्होंने चुनाव लड़ा था उस टाइम, निर्वाचन क्षेत्र 1 नवंबर 1966 को। और 24 मार्च 1967 तक ये रहे थे, 143 दिन इन्होंने शासन किया था। और जो ये प्रथम विधानसभा जो चुनाव हुए थे 1962 में, कांग्रेस से थे। दूसरे नंबर के फिर राव वीरेंद्र सिंह थे पटौदी से, और 24 मार्च 1967 से लेकर 20 नवंबर 1967 तक इनका कार्यकाल रहा है, 241 दिन। दूसरा जो विधानसभा था 1967 के चुनाव जो हुए थे, विशाल हरियाणा पार्टी से इन्होंने चुनाव लड़ा था। इसके बाद फिर ये जो राष्ट्रपति शासन था 1967 में, 20 नवंबर 1967 से 21 मई 1968 तक राष्ट्रपति शासन रहा था, 183 दिन। फिर तीसरे नंबर पे जो यहाँ पर आ जाते हैं चौधरी बंसीलाल, तो शाम से चुनाव लड़ा था, और 21 मार्च 1968 से लेकर 14 मार्च 1972 तक इनका शासन था, 7 साल और 194 दिन का। तीसरा जो विधानसभा चुनाव जो हुए थे 1968 में। इसके बाद आ जाता है जो चौथा नंबर है, यहाँ पर बनारसी दास गुप्ता का, भिवानी से चुनाव लड़ा था इन्होंने, 1 दिसंबर 1975 से लेकर 30 अप्रैल 1977 तक, 1 साल और 150 दिन तक इन्होंने शासन किया था। चौथा जो विधानसभा चुनाव हुए थे 1972 में, कांग्रेस के थे। इसके बाद फिर दोबारा से जो राष्ट्रपति शासन लग गया था 30 अप्रैल 1970 में, और 21 जून 1977 तक रहा था, 52 दिन तक। फिर 5वें नंबर के थे चौधरी देवीलाल, भटकला से चुनाव लड़ा था, और 21 जून 1977 से 28 जून 1979 तक इन्होंने शासन किया था, और 2 साल 7 दिन तक ये रहे थे। ये थे जनता पार्टी के। इसके बाद थे भजन लाल, ये बिश्नोई ये आदमपुर से थे, और 28 जून 1979 से 23 जनवरी 1980 तक, 6 साल 342 दिन तक इन्होंने शासन किया था। 5वां जो विधानसभा चुनाव थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से। इसके बाद थे यहाँ पर जो बंसीलाल, तो ये भजनलाल थे यहाँ पर, भजनलाल बिश्नोई आदमपुर वाले, ये सारा इन्हीं गई है। फिर जहाँ बंसीलाल थे तो शाम से 5 जून 1986 से 20 जून 1987 तक, 1 साल 15 दिन तक शासन किया था इन्हें, छठा जो विधानसभा चुनाव हुए थे 1982 में। इसके बाद फिर थे चौधरी देवीलाल मैम से, 20 जून 1987 लेकर 2 दिसंबर 1989 तक शासन किया था इन्होंने, 2 साल 165 दिन। नेक्स्ट में जाते हैं ओम प्रकाश चौटाला, तो स्वर्गीय हो चुके हैं, अब तो मृत्यु हो चुकी है इनकी। उचाना कला से चुनाव लड़ा था इन्होंने, 2 दिसंबर 1989 लेकर 22 मई 1990 तक, 171 दिन तक। नेक्स्ट में आ जाता है बनारसी दास गुप्ता, भिवानी से, 22 मई 1990 से लेकर 12 जुलाई 1990 तक चुनाव मतलब शासन किया था, 51 दिन। और 7वां जो चुनाव हुए थे 1987 में। इसके बाद आ जाता है यहाँ पर, तो ये बनारसी दास गुप्ता थे भिवानी से, 22 मई 1990 से 12 जुलाई 1990 तक, और ये 51 दिन तक किया था इन्होंने। फिर दोबारा से ओम प्रकाश चौटाला, उचाना कला से ही, 12 जुलाई 1990 से 17 जुलाई 1990 तक, 5 दिन तक। फिर हुकम सिंह थे दादरी से, 17 जुलाई 1990 से 22 मार्च 1991 तक शासन किया इन्होंने, 248 दिन। फिर दोबारा से ओम प्रकाश चौटाला आए उचाना कला से, 22 मार्च 1991 से 6 अप्रैल 1991 तक, 15 दिन शासन किया था इन्होंने। उसके बाद फिर राष्ट्रपति शासन लग जाता है 1991 में, 6 अप्रैल 1991 से 23 जून 1991 तक, 78 दिन तक।
फिर दोबारा से भजन लाल बिश्नोई आते हैं आदमपुर से 23 जून 1991 से 11 मई 1996 तक 4 साल 323 दिन तक इन्होंने शासन किया था। 8वां जो विधानसभा चुनाव थे 1991 वाले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से। इसके बाद फिर बंसीलाल आते हैं 11 मई 1996 में। तो 24 जुलाई 1999 तक रहा था इनका शासन। फिर 3 साल तक इन्होंने किया था शासन। 9वां जो विधानसभा चुनाव थे 1996 में। दोबारा से फिर ओम प्रकाश चौटाला आ जाते हैं नरवाना से, और इनका कार्यकाल जाए था 5 साल का, 5 साल 224 दिन का। 10वां जो विधानसभा चुनाव थे 2000 वाले। इसके बाद फिर ये भूपेंद्र सिंह उड़ाते हैं गढ़ी सांपला किलोई से। फिर ये थे 25 अक्टूबर 2009 से लेकर 26 अक्टूबर 2014 तक, और 9 साल 235 दिन तक इनका कार्यकाल था। 11वां-12वां जो चुनाव थे 2009 5 से 9 तक ये रहे थे। इसके बाद फिर मनोहर लाल खट्टर, तो ये थे 26 अक्टूबर 2014 से लेकर फिर 27 अक्टूबर 2019 तक, और 13वें जो विधानसभा चुनाव थे 2014 वाले फिर दोबारा से बन गए थे 27 अक्टूबर 2019 में भी 12 मार्च 2024 तक रहे थे। तो 9 साल और 138 दिन तक इन्होंने शासन किया है। इसके बाद फिर जो अभी जो है नायब सिंह सैनी आ जाते हैं। करनाल से पहले जाए थे और अब लाडवा से चुनाव लड़ा है इन्होंने। करनाल से जब 12 मार्च 2024 से लेकर 17 अक्टूबर 2024 तक रहे थे, और फिर दोबारा से अब जो लाडवा से जहाँ चुनाव जीते हैं 17 अक्टूबर 2024 से, और अब जहाँ इनका शासन चल रहा है। तो 15वीं जो विधानसभा चुनाव है 2024 वाले। तो ऐसे जहाँ इनका यहाँ पर जो क्रम जो है वो रहा है। तो यहाँ पर इनका क्रम आप देख सकते हैं। ये जैसे कि अभी हमने इसमें बात ही की थी। तो सबसे पहले राव वीरेंद्र सिंह थे। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा यहाँ पर, हरियाणा के जो चरखी दादरी जिला है इसमें बना था दिसंबर 2013, 15, दिसंबर 14 या इनमें किसी में भी नहीं। तो ये चरखी दादरी जो है बना था, कब बना था चरखी दादरी? तो चरखी दादरी जो था 3 में से जा कोई सा भी नहीं है, क्योंकि चरखी दादरी जो जिला जो बना था ये दिसंबर में बना था, दिसंबर 2016 में, और 22वें नंबर का जिला था ये। और चरखी दादरी जो हरियाणा का सबसे बड़ा सब डिवीजन है। तो इनमें कोई सा भी नहीं है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है, हरियाणा के जो मारकंडा नदी है इसका प्राचीन नाम दोहान, चंजू, यामू या अरुणा क्या था? तो हरियाणा की मारकंडा नदी का प्राचीन नाम, तो क्या था इसका प्राचीन नाम? प्राचीन नाम था अरुणा, मारकंडा नदी का प्राचीन नाम। और बरसाती नदी है अम्बाला का जो काड़ाम नामक स्थान है इस पर यह नदी हरियाणा राज्य में प्रवेश करती है। टांगरी, नकटी, रण, बेगना, तो ये इसकी सहायक नदियां हैं। ये वाली टांगरी, नकटी, रण और बेगना, तो ये जो है इसकी सहायक नदियां हैं। तो मारकंडा नदी भारत की हिमाचल प्रदेश और हरियाणा राज्य में बहने वाली एक नदी है। गंगा नदी की एक उपनदी है, और मारकंडा नदी हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में उत्तमवाला बारमन नामक स्थान पर उत्पन्न होती है, और फिर अम्बाला जिले और कुरुक्षेत्र जिले से गुजरती है। और कुरुक्षेत्र जिले का शाहबाद मारकंडा नगर इनके किनारे बसे हुआ है, और नदी का प्राचीन नाम था अरुणा, और इस नदी की सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक काल में भूमिका रही थी। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है हरियाणा के निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से किसे बल्लभगढ़ का शेर कहा जाता था? राजा नाहर सिंह, राय बहादुर, लाल मुरीधर, राव तुलाराम या नूर समद खां को? तो बल्लभगढ़ का शेर यहाँ पर कहा गया है, तो किन्हें कहा गया है? और जो यहाँ पर ये ऑप्शन ए में दिए गए हैं, तो राजा नाहर सिंह। और 1829 ईस्वी में बल्लभगढ़ रियासत के शासक बने थे, और अंग्रेजों के द्वारा 9 जनवरी और 1858 की चांदनी चौक पर इन्हें फांसी दे दी गई थी। नेक्स्ट में जाता है, निम्नलिखित में से हरियाणा के किस मुख्यमंत्री ने राज्य में पूर्ण शराब निषेध की घोषणा की थी? तो शराबबंदी जो किन के समय में हुई थी? तो चौधरी जो बंसीलाल है इनके समय में हुई थी, इन्होंने की थी। तो ऑप्शन सी वाला इसमें हो जाएगा। तो ये हुई थी 1 जुलाई को, 1
जुलाई और 1996 को शराबबंदी कानून लागू किया गया था, फिर जिसे 1 अप्रैल और 1998 को बंद कर दिया गया था। और ये जो चौधरी बंसीलाल जो है, इनको हरियाणा का शिल्पी और लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है, और आधुनिक हरियाणा के निर्माता के रूप में भी इनको जाना जाता है। और 1975 में रक्षा मंत्री और 1984 में रेल और 1985 में प्रधानमंत्री ये रहे हैं। तो 1975 में थे रक्षा मंत्री, 1975 में रक्षा मंत्री थे, फिर 1984 में ये रेल मंत्री बने थे, और फिर 1985 में ये परिवहन मंत्री बने थे। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा हड़प्पा स्थल भारत में सबसे बड़ा है? कुनाल, मिथातल, राखीगढ़ी या फिर भिराना? तो कौन सा हड़प्पा स्थल भारत में सबसे बड़ा स्थल रहा है? तो कौन सा था? ये राखीगढ़ी था, जो ऑप्शन सी में यहाँ पर दिया गया है। तो राखीगढ़ी जो है हरियाणा का सबसे बड़ा सिंधु घाटी सभ्यता स्थल रहा है, और हरियाणा पुरातत्व विभाग का राज्य स्तरीय संग्रहालय राखीगढ़ी में स्थापित किया गया है। और इसकी जो खुदाई है 1969 में सूरजपान जो है इन्होंने की थी। नेक्स्ट है, हरियाणा के पहले महिला राज्य विश्वविद्यालय का नाम किन के नाम पर रखा गया है? तो हरियाणा के पहले महिला राज्य विश्वविद्यालय का नाम स्वामी श्रद्धानंद, दयानंद, भगत फूल सिंह या कल्पना चावला के नाम पर। तो ये भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय कानपुर कला में, जो यहाँ पर ऑप्शन बी में दिया गया है। इसकी स्थापना जो है 2006 में हुई थी, कानपुर कला सोनीपत में। नेक्स्ट है, 1886 में लाला लाजपत राय अपने पहली वकालत शुरू की थी न्यूयॉर्क, लाहौर, हिसार या रोहतक में। तो 1886 में लाला लाजपत राय ने अपनी पहली वकालत शुरू की थी, और ये की गई थी रोहतक में, जो ऑप्शन डी में यहाँ पर दिया गया है। कार्यक्षेत्र इनका हिसार था, परंतु शुरुआत में उन्होंने वकालत रोहतक में की थी। नेक्स्ट है, इनमें से भिवानी से निकाला गया व हरियाणा का एक नया जिला बनाया गया है? जींद, चरखी दादरी, झज्जर या फिर हिसार? तो भिवानी से निकाला गया हरियाणा का एक नया जिला कौन सा है? तो ये चरखी दादरी है। तो कौन सा है? चरखी दादरी, हरियाणा का 22वां जिला, गठन 2016 में हुआ था। नेक्स्ट है, इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय हरियाणा के कौन से स्थान पर है? हिसार, रेवाड़ी, अंबाला या करनाल में? इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय तो कहाँ पर है? ये रेवाड़ी में है, जो ऑप्शन बी में यहाँ पर दिया गया है, और इसकी स्थापना 2013 में हुई थी। नेक्स्ट आ जाता है, हरियाणा का राज्य वृक्ष इनमें कौन सा है? तो राज्य वृक्ष कौन सा है? तो ये पीपल है, जो ऑप्शन सी में दिया गया है। पक्षी कौन सा है? पक्षी है काला तीतर। पशु क्या काला हिरण है? खेल कौन सा है? कुश्ती है। और फूल कमल। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हरियाणा में गुलाम वंश का प्रथम मुस्लिम शासक रजिया सुल्तान, इल्तुतमिश, बलबन या कुतुबुद्दीन ऐबक थे? तो हरियाणा में गुलाम वंश के प्रथम मुस्लिम शासक इनमें से कौन थे? तो मुस्लिम शासक जो यहाँ पर कुतुबुद्दीन ऐबक थे, जो ऑप्शन सी में दिए गए हैं। और गुलाम वंश की जो स्थापना जो 1206 में हुई थी, तो 1206 में हुई थी, मोहम्मद गोरी के गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। और ऐबक ने अपने शासन के दौरान 1206 से लेकर 10 तक में अपना अधिकार कर लिया था। नेक्स्ट है, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 को कौन सा अध्याय जिला परिषद के कर्तव्य और कार्यों से संबंधित है? तो इसमें अध्याय कौन से वाला है? 10वां है, 9वां है, 12वां है, 14वां है, कौन सा है? तो इसमें जो है ऑप्शन रहेगा डी वाला। तो कौन सा था? अध्याय 14। नेक्स्ट है, शिवालिक की पहाड़ियां हरियाणा के किस जिले में नहीं पाई जाती है? यमुनानगर, सिरसा, पंचकुला या अंबाला में? तो शिवालिक की पहाड़ियां, तो शिवालिक की जो पहाड़ियां हैं ये सिरसा में नहीं है। तो शिवालिक की पहाड़ियों का जो विस्तार है उत्तर पूर्वी भाग में है, जिसमें ये पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, उत्तर पूर्वी जो क्षेत्र है ये वाला आ जाता है। और इसे गिरिपाद मैदान के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पर सबसे ऊंची जो मौनी की पहाड़ियाँ हैं, इनमें करोह नाम की चोटी है सबसे ऊंची, 1514 मीटर इसकी ऊंचाई मानी गई है। सबसे वर्षा वाले जहाँ यहाँ पर ये क्षेत्र है, सबसे ज़्यादा जो वर्षा है वो इन्हीं में होती है। नेक्स्ट आ जाता है, निम्नलिखित को मिलाइए। तो मिलान करना है यहाँ पर। ये पानीपत के 3 युद्ध हुए हैं, प्रथम, द्वितीय, तृतीय।
तो इनका यहाँ पर जो इसमें मिलान करना है, मिलान करने में इसमें ऑप्शन सी वाला ही हो जाएगा। प्रथम जो 1526 में हुआ था। तो कंप्लीट डेट की बात करें तो ये थी 21 अप्रैल की, 21 अप्रैल 1526। फिर दूसरा वाला जो है ये 1556 में हुआ था। तो दूसरा 5 नवंबर को हुआ था, 5 नवंबर और 1556 में। तीसरे वाले की बात करें तो ये 1761 जो इसमें हुआ था 14 जनवरी को, 14 जनवरी और 1761 में। तो प्रथम जो युद्ध है इसकी अगर हम बात करें तो 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच ये हुआ था। और दूसरे वाले की बात करें तो 5 नवंबर 1556 को अकबर और हेमचंद्र के बीच ये हुआ था। और तीसरे युद्ध की बात करें तो 14 जनवरी 1761 को में जो है अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच ये हुआ था। तो इस प्रकार से ये 3 लड़ाइयाँ थी। पहली जो पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, इसमें बाबर जीत गया था। दूसरे वाली जो है 5 नवंबर 1556 को हुई थी अकबर और हेमचंद्र के बीच, हकीम शाह सूरी का जो सेनापति थे इनके बीच में, और अकबर जिसमें जीत गए थे। तीसरी जा फिर ये 14 जनवरी 1761 को हुई थी अफगान अहमद शाह अब्दाली और पुणे के सदाशिवराव भाऊ पेशवा के तहत मराठों के बीच लड़ा गया था। और ये लड़ाई अहमद शाह अब्दाली ने सदाशिवराव भाऊ को हराकर जीत ली थी। तो ऐसे जो यहाँ पर 3 जो अपनी महत्वपूर्ण जो लड़ाइयाँ हैं इनके लिए जाना जाता है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है हरियाणा के किस प्रसिद्ध शिक्षाविद ने केरल और गुजरात के राज्यपाल के रूप में भी काम किया है। तो शिक्षाविद जो केरल और गुजरात के राज्यपाल भी रहे हैं स्वराज कौशल, स्वरूप सिंह, सुषमा स्वराज एवं प्रकाश जिंदल। तो इनमें से ये कौन थे, और इनका जो नाम है जो यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया गया है था कौन थे, स्वरूप सिंह थे। तो ये स्वरूप सिंह थे यहाँ पर, जो ये ऑप्शन सी जो है इसमें जो यहाँ पर दिए गए हैं ये वाले थे स्वरूप सिंह। नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्वेश्चन यहाँ पर हालिया अवार्ड ये दिया जाता है हरियाणा पंजाबी अकादमी, संस्कृत, उर्दू या हिंदी अकादमी के द्वारा हालिया अवार्ड। तो हालिया अवार्ड जो दिया जाता है ये हरियाणा उर्दू अकादमी जो है इनके द्वारा दिया जाता है, जो ऑप्शन बी में यहाँ पर दिया गया है। इसके अंतर्गत 3 लाख रुपए की जो राशि है वो दी जाती है, 3 लाख रुपए की। और इसकी जो स्थापना है हरियाणा उर्दू अकादमी की स्थापना तो ये हुई थी 22 दिसंबर को, 22 दिसंबर और 1985 में, 22 दिसंबर 1985 में। और हरियाणा के जो पहले और अंतिम उर्दू राज कवि तो ये अनूप चंद आफ्ताब थे पानीपत से। तो ये तो हमारे यहाँ पर आपके हरियाणा जी के वाले क्वेश्चन थे। इसके बाद आ जाते हैं हमारे जो यहाँ पर इंग्लिश ग्रामर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो इसमें जो हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन है सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। तो वाक्यांश के लिए एक शब्द होते हैं जैसे, तो ये बताना है मॉर्बिड कंपल्शन टू कंज्यूम अल्कोहल कंटिन्यूसली, तो उसे क्या कहा जाता है। और तो यहाँ पर क्या इसमें जो कोई लगातार शराब जो पीता उसकी बीमारी के बारे में पूछा गया है, उसको यहाँ पर क्या कहा जाता है। तो इसमें जो हमारे यहाँ पर आंसर है ऑप्शन डी वाला है। तो डिसोमनिया जो है उसको कहा जाता है। नेक्स्ट आ जाता है सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस। तो यहाँ पर आ जाता है एक्टिव वॉइस, बताना है द पेंटिंग वाज एडमायर्ड बाय आर्ट फ्रॉम अराउंड इन दी वर्ल्ड। तो इस पेंटिंग की दुनिया भर के लिए इस पेंटिंग की दुनिया भर के कला प्रेमियों ने प्रशंसा की। तो जब हम इसका एक्टिव वॉइस देखेंगे तो कौन सा बनेगा इसका यहाँ पर, तो ऑप्शन या बी वाला इसका हो जाएगा। तो आर्ट या यहाँ से ये शुरू होगा आर्ट और फिर ये आ जाएगा और फ्रॉम अराउंड दी वर्ल्ड एडमायर दी पेंटिंग, दुनिया भर के कला प्रेमियों ने पेंटिंग की प्रशंसा की। नेक्स्ट है select the word segment that can substitute the bracket word segment correctly and complete the sentence meaningfully. Each participant have performed well. तो इसका बताना है अपने यहाँ पर
कौन सा बनेगा? तो सही जो है यहाँ पर कौन सा है? ऑप्शन बी वाला, ईच पार्टिसिपेंट हैज। तो क्या आएगा? हैज का प्रयोग यहाँ पर इसमें होगा, क्योंकि सिंगुलर वर्ब के उपयोग किया जाएगा यहाँ पर। तो ईच पार्टिसिपेंट हैज, क्योंकि ईच, एवरीवन, ईच, एवरी, नोथिंग, एवरीथिंग, एनीथिंग, एदर, नेदर, तो सिंगुलर नाउन जो है उनको दिखाता है। तो इसी कारण से सिंगुलर वर्ब जो है इसका प्रयोग यहाँ पर होगा। नेक्स्ट है सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग इन द अंडरलाइन आइडिया। तो मुहावरे लोकोक्तियाँ जैसे फातिमा वाज एट हर वेट्स एंड ट्राइंग टू डिसाइड ऑन ए सेंस प्लेस फॉर स्पेंडिंग द हॉलीडेज इन। तो क्या आएगा यहाँ पर? तो फातिमा छुट्टियां बिताने के लिए एक शांत जगह तय करने की कोशिश में परेशान थी। तो कौन सा आएगा यहाँ पर? ऑप्शन ए वाला आ जाएगा। तो एट हर वेट्स एंड, तो इसका हो जाएगा सो वर्ल्ड कंफ्यूज और अनोइंग दैट शी डज नॉट नो व्हाट टू डू नेक्स्ट। कितनी चिंतित, भ्रमित या परेशान कि उसे जो समझ में नहीं आता था कि आगे क्या करना है। तो एट हर विट्स एंड इसका मतलब होता है इतना चिंतित होना कि कोई निर्णय लेने में असमर्थ होना। नेक्स्ट है पार्ट ऑफ ए सेंटेंस आर गिवन बिलो जंबल ऑर्डर, अरेंज द पार्ट्स इन द करेक्ट ऑर्डर टू फॉर्म ए मीनिंगफुल सेंटेंस। तो इसका जो आपने क्रम के अनुसार लगाना है, और क्रम के अनुसार जब हम इसे लगाएंगे तो ऑप्शन सी वाला बनेगा। तो सबसे पहले जो है यहाँ पर आर जो आ जाएगा, द एडवांटेज ऑफ ट्रेवलिंग डिफरेंट प्लेसेस एंड, उसके बाद आ जाएगा पी वाला, हैविंग द अपॉर्चुनिटी टू ऑब्जर्विंग पीपल्स, उसके बाद आ जाएगा एस वाला, ये वाला, कल्चर कस्टम एंड लाइफस्टाइल इज दैट, और उसके बाद में ये वाला, वी रिस्पेक्ट एंड पार्टिसिपेट देयर पॉइंट ऑफ व्यू। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर इनका क्रम ये माना गया है। नेक्स्ट है सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो इसमें क्या है? इनकरेक्टली है कौन से वाला है? तो अब यहाँ पर अगर हम इसमें देखें तो ये जो ऑप्शन बी में दिया गया है, तो ये जो ऑप्शन बी में दिया गया है, तो यही जो है यहाँ पर इसमें इनकरेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर इसका क्या होना चाहिए था? तो MICHIEVOUS, तो आई जाए यहाँ पर इसमें नहीं आएगा, तो इस कारण से ये जो गलत जो है यहाँ पर इसमें हो जाता है। नेक्स्ट आ जाता है सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। समानार्थक बताना है टोट का। तो इसका क्या होता है? समानार्थक तना, और जो यहाँ पर दिया गया ऑप्शन बी में, ऑप्शन बी वाला टाइट, इसको यहाँ पर कहा गया मतलब कसना, टाइट करना, कसना, तो कसा हुआ। और टोट जो ये होता है खींचा हुआ, ये है खींचा हुआ, क्योंकि समानार्थक बताना था। तो टोट इसका मतलब खींचा हुआ, और टाइट मतलब कसा हुआ। स्लैक जो है ये ढीले को कह देते हैं, और टोन जो है ये फटे हुए को कह देते हैं, और फ्लेसिड जो है शिथिल जो होता है ढीला, ये भी उसको कहा जाता है। तो समानार्थक बताना था इसी के जैसा, तो ये टाइट है। नेक्स्ट है सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस एक्टिव वॉइस। ही विल बी मेड प्रेसिडेंट बाय द पीपल। तो इसका जो है यहाँ पर आपने बताना है, और इसमें सही अगर हम देखें तो कौन सा बनेगा? यहाँ पर यही वाला हो जाएगा, पीपल विल बी मेकिंग हिम द प्रेसिडेंट। द पीपल विल मेक हिम प्रेसिडेंट, ये वाला सही है, क्योंकि दूसरा अगर देखें तो इसमें क्या है? यहाँ पर विल बी मेकिंग, इस कारण से गलत है। और इसमें देखें तो बाय द पीपल है, बाय द पीपल ही शैल बी मेड द प्रेसिडेंट। और डी वाला देखें तो ही विल बी मेड प्रेसिडेंट बाय द पीपल, ये भी गलत है। तो सही जो है यहाँ पर यही वाला है,
तो क्योंकि ही विल बी मेड प्रेसिडेंट बाय द पीपल, तो हो जाएगा पीपल विल बी और मेकिंग हिम द प्रेसिडेंट। इसमें देखें तो यहाँ पर ये वाला नहीं, इसमें जो है ये वाला सही होगा, क्योंकि यहाँ पर जो है इसमें तो ये वाला सही बनेगा। यहाँ पर द पीपल विल मेक हिम प्रेसिडेंट, तो ऑप्शन बी वाला जवाब ये सही रहेगा इसका। तो ऑप्शन बी वाला जवाब सही करिएगा, द पीपल विल मेक हिम प्रेसिडेंट वाला। नेक्स्ट आ जाता है विच ऑफ द फ्लोइंग एडियम्स मीन स्टील फ्रॉम ए शॉप। तो इसका जो वाक्यांश के लिए एक शब्द होता है, जैसे किसी दुकान से चोरी करना, स्टील फ्रॉम ए शॉप, तो इसका मतलब क्या होता है? गोल्डन अपॉर्चुनिटी, ग्रीन थंब, 5 फिंगर डिस्काउंट या ब्लैक शिप। क्या कहा जाता है उसको? तो उसको क्या कहा जाएगा? उसको कहा जाएगा 5 फिंगर डिस्काउंट। तो ये उसका सही आंसर रहेगा, टू स्टील फ्रॉम ए शॉप 5 फिंगर डिस्काउंट। नेक्स्ट आ जाता है पार्ट ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंस हैव बीन गिवन एज ऑप्शन, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कंटेन्स एन एरर। आई आर डांसिंग विद माई हस्बैंड एट माई सिस्टर्स वेडिंग। गलती है यहाँ पर एक में। अब गलती कौन से वाले में है? तो गलती जो इसमें है यहाँ पर आई आर डांसिंग, आई आर डांसिंग, इसमें गलती है यहाँ पर, क्योंकि जो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है इसमें आई के साथ प्रयोग करने के लिए सही जो हेल्पिंग वर्ब है वो एम होती है, आई एम। तो आ जाएगा आई एम डांसिंग, आई एम डांसिंग विद माई हस्बैंड एट माई सिस्टर्स वेडिंग। तो ऐसे जवाब होना चाहिए था। तो आर जो है इस कारण से गलती है, आई के साथ एम। नेक्स्ट है पार्ट ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंस हैव बीन गिवन एज ऑप्शन, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कंटेन्स एन एरर। तो इसमें भी एक में गलती है। द टी एट दिस कैफे इज बेस्ट देन एट द कोस्टा कैफे इन आवर ऑफिस। तो कौन से में गलती है यहाँ पर? अब इसमें भी एक में गलती है, इस वाले में, इज बेस्ट देन, इस वाले में, क्योंकि यहाँ पर जो है बेस्ट के स्थान पर बेटर का प्रयोग होना चाहिए था, बेटर। क्योंकि जब दो लोगों या वस्तुएं जो होती हैं, थिंग्स, इनके बीच में तुलना होती है तो देन के साथ कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर इज बेटर देन, इज बेटर देन ये वाला आएगा यहाँ पर। द टी एट दिस कैफे इज बेटर देन एट दी कोस्टा कैफे इन आवर ऑफिस। तो बेटर का जो यहाँ पर इसमें प्रयोग होगा, इस कारण से गलती है। नेक्स्ट है सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम्स। तो इसमें भी क्या है, ये विपरीतार्थक विलोम जो उल्टे वे बताना है इसका। मिसेरेबल इसका मतलब है अत्यंत दुखी होना, तो इसका जब हम विपरीतार्थक विलोम उल्टा बनाएंगे तो कौन से वाला बनेगा? ये वाला। तो उसको कह देते हैं चीयरफुल। चीयरफुल मतलब प्रसन्न, दुखी, खुशी, ऐसे जैसे। तो ये दुखी और ये सुखी। तो मिजरेबल मतलब अत्यंत दुखी होना, और मेलोडियस ये मधुर जो होता है उसको क्या देते हैं? सेटल ये स्थिर होने को क्या देते हैं, और रिस्टैंड ये सम्यत जो होना है उसको क्या देते हैं। तो विपरीतार्थक जो है इसका ये वाला है, दुखी, खुशी। नेक्स्ट है सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। तो यहाँ पर भी इसका समानार्थक बताना है कॉन्फिस्केट का। तो समानार्थक पर्यायवाची, इसी के जैसा ही दूसरा शब्द, इसका मतलब क्या होता है? तो ये कहा जाता है जब्त करने को। कॉन्फिस्केट मतलब जब्त करना। अब इसमें अगर हम देखें तो सी साइज, इसका मतलब भी जब्त करना ही होता है। और रिस्टॉक, रिस्टॉक का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है पुनः भंडार करना। रिस्टॉक करना मतलब पुनः भंडारित करना। और डिस्ट्रॉय ये नष्ट करने को कह देते हैं। और टिएटिव ये उसको कह देते हैं सजाने को। टिएटिव मतलब सजाना। तो इसका जो है यहाँ पर समानार्थक बताना था, तो समानार्थक जो है यहाँ पर
सी साइज हो जाएगा, सी साइज मतलब जब्त करना। नेक्स्ट है सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। एडिबल जो है इसका मतलब बताना है क्या होता है। अब इसका देखें तो ये खाने योग्य जो होता है उसको क्या देते हैं, और इसका जब हम इसी के जैसा देखेंगे नेक्स्ट उसमें तो कौन से वाला बनेगा इसका, तो न्यूट्रिटिव हो जाएगा, पौष्टिक, न्यूट्रिशन यही है। और नोइसम ये दुर्गंध वाला जो होता है उसको क्या देते हैं, और मोटल या नस्वर जो होता है उसको क्या देते हैं, और नोक्सियस ये विषाला या हानिकारक जो होता है उसको कहते हैं। तो ईडिबल जो है पौष्टिक से इसका अर्थ यहाँ पर लिया गया है। नेक्स्ट आ जाता है सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सिंटैक्स। देयर आर मैनी फैक्ट्रीज इन द ऑब्जर्वेटिव एरिया ऑफ द सिटी। तो इसका इंडस्ट्रियस मतलब कौन सा वाला है इसका यहाँ पर। अब यहाँ पर इसमें अगर हम देखें तो शहर के प्रचालन क्षेत्र में कई कारखाने हैं। तो ऑपरेटिव मतलब जो है इसका यहाँ पर क्या लिया गया है, तो इसका मतलब है इंडस्ट्रियल से, जो ऑप्शन ए में दिया गया औद्योगिक क्या देते हैं जिसको। देयर आर मैनी फैक्ट्रीज इन द ऑपरेटिव एरिया ऑफ द सिटी, मतलब इंडस्ट्रियल एरिया, औद्योगिक क्षेत्र। तो इंडस्ट्रियल मतलब है बहुत सारे कारखाने होना, कि शहर के औद्योगिक क्षेत्र में कई कारखाने हैं। तो इंडस्ट्रियल जो है इसका आ जाएगा, क्योंकि सर्विसेबल मतलब सेवा योग्य हो गया। ये इंडस्ट्रियल से इसका मतलब मेहनती से होता है, और ये मैकेनिकल ये यांत्रिक जो होता है उससे है। तो इसका जो सही जो यहाँ पर अर्थ जो लग रहा है वो यही है। नेक्स्ट आ जाता है सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द ब्रैकेट वर्ड इन द फ्लोइंग सेंटेंस टू फिल द ब्लैंक। तो द elaborate syllabi had to be summarized to make a presentation in the UGC assignment meeting। तो इसमें देखें तो यहाँ पर इसका कौन सा बनेगा, तो इसका जो यहाँ पर ऑप्शन भी जो है इसको लिया गया है। इसका जो मतलब है यहाँ पर ये होता है पुनरावलोकन से, दोबारा जांच करना जो होता है पुनरावलोकन वो है। क्योंकि समराइज जो है, समराइज क्या देते हैं, सारांशित को। एक्सपेंडेड मतलब ये विस्तारित होना, प्रोलॉन्ग मतलब दीर्घकालीन, और लेंथेड मतलब लंबा करना। लेंथ क्या देते हैं जिसको, ये लंबा। तो इसका जो ऑप्शन है बी जो है इसको लिया गया है। ये क्या देते हैं, पुनरावृत्ति को, और एक्सपेंड करना मतलब विस्तारित करना, ये लंबे समय तक, ये लंबा। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड in the following sentence and select the correct spelling from the given option। I received a parcel in the mail today। तो क्या आएगा यहाँ पर इसका सही, रिसीव्ड है सारे, कौन सा वाला ठीक है इसमें। इनकरेक्टली, अब इनकरेक्टली है यहाँ पर कौन से वाला, ये वाला, क्योंकि यहाँ पर क्या आएगा RECEIVET, ये वाला इसमें सही होगा। इसकी जगह पर RECEIVET ये वाला होगा इसमें सही। नेक्स्ट आ जाता है select the option that can be used as a one word substitute for the underlined group of the word। वाक्यांश के लिए शब्द होते हैं जैसे the question paper are placed in the lockers of the school in way that they cannot be reached। तो इसका क्या आएगा यहाँ पर, cannot be reached, जो पहुंच नहीं सके हो। तो इसका क्या अर्थ है यहाँ पर, तो क्या कहा जाता है जिसे जहाँ पर पहुंचा ना जा सके, क्या कहा जाएगा उसे, दुर्गम। इनसेसिबल मतलब दुर्गम, यही है इसका। क्योंकि इरिस्पॉन्सिबल मतलब ये अदम्य से लिया गया है, और अफोर्डेबल ये किफ़ायती से लिया गया है, और अरेफेबल मतलब मैत्रीपूर्ण जो से है इसका। तो इसका मतलब जो है यहाँ पर जहाँ पहुँचना जा सके, तो ये ऑप्शन बी वाला है।
inaccessible, दुर्गम। नेक्स्ट है select the most appropriate homophone to fill in the blank. He has the dash to express his thoughts. Right, right, right या right, कौन से वाला आएगा इसमें? तो इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन ए वाला। तो राइट इसमें आएगा he has the right to express his thoughts। तो यही रहेगा इसमें, उसे अपने विचार व्यक्त करने का अधिकार है। राइट है मतलब अधिकार है। नेक्स्ट है select the option that can be used as a one word substitute for the given group of the word, an order of law requiring people to remain indoors। तो यहाँ पर भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूट है, वाक्यांश के लिए एक शब्द होते हैं जैसे, तो इसमें बताना है कानून का एक ऐसा देश जिसमें लोग को घर के अंदर रहने की आवश्यकता होती है। तो उसे क्या कहा जाएगा? कर्फ्यू, चेक इन, लिमिट या रिस्ट्रिक्शन। तो क्या लगता है उसमें? कर्फ्यू। कर्फ्यू जैसे अब ये पीछे पहले जाइए कोरोना आ गया था तो उस समय लोगों को अपने घर में रहने के लिए कहा गया था, तो उसमें क्या है? कर्फ्यू लगा था। तो कर्फ्यू उसको कहा जाता है जहाँ पर घर के अंदर ही रहना होता है। क्योंकि रिस्ट्रिक्ट तो प्रतिबंध हो गया, लिमिट सीमा हो गई, चेक इन आगमन हो गया, तो कर्फ्यू कहते हैं इसको। तो ये तो हमारे यहाँ पर आपके इंग्लिश जो ग्रामर वाले क्वेश्चन थे, और इसके बाद हमारे जो मैथ रीजनिंग के क्वेश्चन जाइए आ जाते हैं। तो इसमें हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन है 16 और 36 का जो यहाँ पर तृतीय अनुपाती जो है वो आपने बताना है। तृतीय अनुपाती यहाँ पर कौन सा है? तो इसके लिए हम क्या करेंगे? माना तृतीय अनुपाती जो हम x को मान लेंगे, तो फिर क्या होगा? 16 और 36 के लिए तृतीय अनुपाती, तो 16/36 और बराबर में हो जाएगा 36 में x। तो x बराबर कितना आएगा? x बराबर आ जाएगा 36 गुणा में 36 और बटे में 16, यह आ जाएगा जो कितना आएगा हमारा 81, जो यहाँ पर ऑप्शन 2 में दिया गया है। नेक्स्ट है ABC में जो है यहाँ पर ये जो दिए गए हैं इनका मान आपने बताना है। तो इनका मान जो है कितना आएगा? तो मान जो है यहाँ पर इनका आ जाएगा 90 डिग्री, 30 और 60 डिग्री का। अगला क्वेश्चन है भारत में सती प्रथा का उन्मूलन सबसे बड़े सामाजिक सुधारों में से एक था, यह गवर्नर जनरल द्वारा किया गया था। तो कौन थे यहाँ पर ये सती प्रथा वाले? लॉर्ड कॉर्नवालिस, चार्ल्स मेटकॉफ, विलियम बेंटिक या लॉर्ड मैकॉले? सती प्रथा का उन्मूलन सबसे बड़े सामाजिक सुधार में से था और ये किया गया था तो किन के द्वारा? तो ये किया गया था लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा, जिसे लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1828 से 1835 में कानून बनाया था और इसे समाप्त कर दिया था। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस शहर का नाम बदलकर नर्मदापुरम कर दिया गया है? तो मध्य प्रदेश का नरसिंहपुरम, मदांता, जबलपुर या होशंगाबाद, कौन से वाला है? तो यह है होशंगाबाद। और ये जो शहर है भारत के मध्य प्रदेश प्रांत में स्थित एक प्रमुख शहर है। नर्मदापुरम जिला मुख्यालय है और नर्मदा नदी के तट पर स्थित होने के कारण इसका नाम नर्मदापुरम ये पड़ा है। और ये शहर नर्मदा नदी के किनारे अपने खूबसूरत घाटों के लिए जाना जाता है, जिसमें सेठानी घाट इसका प्रमुख आकर्षण का केंद्र है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर ₹30,000 की राशि का 7.5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर निवेश किया गया। दूसरे वर्ष के अंत में जो प्राप्त राशि है वो आपने यहाँ पर बतलानी है। तो कितनी होगी यहाँ पर? तो राशि के लिए वही सूत्र आएगा इसमें, ये फार्मूला A बराबर P बैक A प्लस P बटे R बटे में 100 और T समय। तो इस प्रकार से आपने रखना है यहाँ पर। जब हम इसको रखेंगे तो कितना आ जाएगा? ये 30,000 गुणा 215 आ जाएगा। जब हम इसको हल करेंगे 215 गुणा में 215 और बटे में आ जाएगा 200 गुणा में 200। तो जब हम इसे हल करेंगे जो हमारी जो यहाँ पर संख्या जो है ये ऑप्शन 4 वाली निकल के आएगी।
34,668.75। तो दूसरे वर्ष में अंत में जो राशि प्राप्त होगी ये इतनी हमें मिलेगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पर, एक रेलगाड़ी 180 किलोमीटर घंटा की चाल से चलती है, तो इसकी चाल को मीटर सेकंड में हमने बदलना है। तो मीटर सेकंड में कैसे बदली जाएगी? तो इसके लिए सूत्र जो है, चाल कितनी है 180 किलोमीटर घंटा की। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 180 गुणा 5/18 ये कर देंगे हम मीटर सेकंड, ये हो जाएगी। तो कितना निकल के आएगा ये 18 10 10 पंजे 50, तो कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। ऐसे जब हम इसे करेंगे तो कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा मीटर सेकंड, जो यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया गया है। तो ये 5/18 वाला फार्मूला आपने याद रखना है। नेक्स्ट आ जाता है, एक वृत्तखंड का कोण है 30/8। यदि इसकी त्रिज्या 42 सेंटीमीटर है तो इसे वृत्तखंड के चाप की लंबाई जो आपने बतानी है। तो लंबाई जो इसकी कितनी होगी, वृत्तखंड का कोण कितना है 30 डिग्री का है, त्रिज्या कितनी है 42, तो वृत्तखंड के चाप की लंबाई कितनी होगी 2πr वाले सूत्र लग जाएगा इसमें, 2 गुणा में 22 बटे में 7 गुणा में कितना है 42 और गुणा में 30 डिग्री बटे 360 डिग्री, तो कितना आ जाएगा ये 22, जो ऑप्शन 4 में यहाँ पर दिया गया है। नेक्स्ट है यहाँ पर त्रिभुज है ABC, इसके शीर्ष कोण है इतने, और यदि त्रिभुज बिंदु A पर समकोण है तो A का मान आपने बताना है। तो A का मान यहाँ पर कितना आएगा इसमें, तो इतना आ जाएगा 5। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा, किसी संगठन या ऑर्गेनाइजेशन के भीतर एक साझा नेटवर्क जिसका प्रयोग कर्मचारियों द्वारा सूचनाओं का आदान प्रदान करने के लिए किया जाता है तो उसे हम कहेंगे। तो सूचनाओं का आदान प्रदान करने के लिए एक्सटरनेट, डेलनेट, इंट्रानेट या इंटरनेट। किसी संगठन या ऑर्गेनाइजेशन के भीतर एक साझा नेटवर्क जिसका प्रयोग कर्मचारियों द्वारा सूचनाओं का आदान प्रदान करने के लिए किया जाएगा तो उसे हम इंट्रानेट कहेंगे। इंट्रानेट जो है कि सॉफ्टवेयर है जिसका प्रयोग सूचना के आदान प्रदान करने और नेटवर्क की सुरक्षा के लिए होता है, और सामान्यतः सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल बड़े संस्थानों के द्वारा अपने कर्मचारियों के बीच इंटरनेट की तर्ज पर सूचना के आदान प्रदान के लिए होता है। और ये इंटरनेट जो एक निजी कंप्यूटर नेटवर्क की तरह काम करता है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस चुनाव में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित होती हैं? पंचायती राज में, राज्यसभा में, विधानसभा में, लोकसभा में। तो किस चुनाव में महिलाओं के लिए 1/3 सीट आरक्षित होती है? कौन से वाला है? तो ये जो पंचायती राज वाले जो चुनाव है, तो ये जो 73वां जो संविधान में जो संशोधन था, तो इसने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की थी, जिसने व्यवस्था में महिलाओं के लिए भी एक रास्ता तैयार किया था, और ये ग्रामीण पुनः निर्माण में महिलाओं और आम जनता की भागीदारी सुनिश्चित करना चाहते थे। फिर पंचायती राज अधिनियम 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ, और ये अधिनियम महिलाओं के लिए चयनित पदों के आरक्षण की मांग करता है। तो इससे इसका संबंध है पंचायती राज से। 73वां जो संशोधन था उसके अनुसार ये मिला था हार्पी ने। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस निकाय ने ग्लोबल बायो इंडिया 2021 के आयोजन में हिस्सा नहीं लिया है? तो बायो इंडिया 2021 के आयोजन में हिस्सा नहीं लिया है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, जैव प्रौद्योगिकी विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद। तो इसमें देखें तो यहाँ पर हमारा जो आंसर ऑप्शन 3 को दिया गया है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। तो किस निकाय ने ग्लोबल बायो इंडिया 2021 के आयोजन में हिस्सा नहीं लिया था? तो ये था स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, डोलू कुनीथा किस राज्य का लोक नृत्य है? असम, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल या कर्नाटक? डोलू कुनीथा, तो इसको जो माना गया है कर्नाटक राज्य का एक प्रसिद्ध ड्रम नृत्य है, और नृत्य राज्य में प्रमुख त्योहारों व समारोह के दौरान किया जाता है। इस नृत्य की उत्पत्ति कर्नाटक के कुरुबा
गोरा समुदाय से मानी जाती है। इस नृत्य के दौरान कुरुबा समुदाय के लोग ढोल बजाकर राक्षसों के वध का जश्न मनाते हैं। और यह नृत्य सामान्यतः गोलाकार या अर्ध गोलाकार तरीके से किया जाता है, जिसमें ड्रम धारक लय में अपने ड्रम बजाते हैं, साथ ही गायन व संगीत भी होता है। तो यहाँ पर हम कुछ जो ये राज्यों में जो लोक नृत्य जो जहाँ पर किए जाते हैं उनकी सूची दे रहे हैं, आप इन्हें जहाँ पढ़ सकते हैं। तो ये वाली सूची है, आप वीडियो को पॉज करके आराम से जो है इसको देख सकते हैं। तो कौन से जगह कहाँ पर नृत्य होता है, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। इसके बाद फिर हमारा यहाँ पर जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन आ जाता है, तो यहाँ पर जो इसमें शेषफल आपने बताना है, इसमें शेषफल इसका क्या आएगा। तो इसमें शेषफल को देखें तो यहाँ पर ऑप्शन 2 वाला बनेगा, मतलब 4 जो है यहाँ पर इसमें आएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद का भाग डबल एक्स संविधान और उसकी प्रक्रिया में संशोधन करने के लिए संसद की शक्तियों को संबोधित करता है। तो भारतीय संविधान का इनमें से किस अनुच्छेद का भाग डबल एक्स संविधान और उसकी प्रक्रिया में संशोधन करने के लिए संसद शक्तियों को संबोधन करेगा। अनुच्छेद 393, 68, 57 या 367। तो इसमें जो यहाँ पर ऑप्शन 2 में जो आया है अनुच्छेद 368। तो संविधान में संशोधन की जो प्रक्रिया है, भारत का जो ये संविधान का भाग है 20, अनुच्छेद 368 इसमें निर्धारित किए गए हैं। नेक्स्ट आ जाता है, अकबर के विचार सुलह एवं कुल का आशय इनमें से क्या था। आक्रमणकारियों के प्रति असहिष्णुता, सार्वभौमिक शांति, लैंगिक न्याय, धार्मिक समानता। तो इसमें जो है ऑप्शन रहेगा 2 वाला, तो ये थी सार्वभौमिक शांति। और ये सुलह ए कुल क्या है, एक ये अरबी भाषा का शब्द है। किसका है, अरबी भाषा का। और ये एक सूफी रहस्यवादी आदर्श से लिया गया है, जिसका मतलब है सभी के साथ शांति, सार्वभौमिक शांति या पूर्ण शांति। और अकबर की व्याख्या में इसका जो अर्थ था, विभिन्न धर्मों के सामंजस्यपूर्ण सह अस्तित्व से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दी गई आकृति में यदि पी बी बराबर 20 है और ओ ए 15 है, तो वृत्त और बिंदु पी के बीच की न्यूनतम दूरी जो आपने बतलानी है। तो कितनी होगी, तो ये हो जाएगी 25 और माइनस में 15, तो 10 सेंटीमीटर। तो इतना जो है यहाँ पर आएगी ये, और जो ऑप्शन 4 में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा विकल्प असहयोग आंदोलन से संबंधित नहीं है। असहयोग आंदोलन से सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली उपाधियों का समर्पण, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, नमक मार्च, नागरिक सेवाओं का बहिष्कार। तो कौन सा विकल्प असहयोग आंदोलन से संबंधित नहीं है। अब एक नहीं है, कौन सा, ये वाला नमक मार्च। क्योंकि दांडी यात्रा या नमक सत्याग्रह महात्मा गांधी के नेतृत्व में औपनिवेशिक भारत में अहिंसक सविनय के आंदोलन था। और ये जो आंदोलन है 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक ब्रिटिश नमक एक अधिकार के खिलाफ कर प्रतिरोध और अहिंसक विरोध के प्रत्यक्ष कार्रवाई अभियान के रूप में चला था। तो इसमें जो है ऑप्शन जो ये 3 वाला जो है, इसको यहाँ पर माना गया है। नेक्स्ट आ जाता है, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, चैत्र माह को पहला महीना मानते हुए शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय कैलेंडर को वर्ष अपनाया गया। 1951, 59, 57 या 1947। चैत्र माह का पहला महीना मानते हुए शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय कैलेंडर को वर्ष अपनाया गया था। कब से, तो ये है वर्ष 1957 से 22 मार्च 1957। तो ये थी 22 मार्च और 1957। तो इस कैलेंडर में पहला महीना जो है चैत्र का होता है, जबकि अंतिम महीना फागुन का होता है। जैसे बस आप ये देसी महीना निकालो तो देसी महीना है, तो चैत्र से शुरू होंगे अप्रैल से, और ये फागुन जो आएगा अब जैसे ये मार्च वाला महीना, तो इसमें इसका लास्ट होता है। वैसे तो अंग्रेजी महीना जनवरी से शुरू होता है, लेकिन देसी जो महीना है वो चैत्र से शुरू होता है अप्रैल से, और मार्च मतलब 31 मार्च उसकी लास्ट डेट होती है।
तो ये 1957 वाला है, सक्षम मत। नेक्स्ट आ जाता है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी ग्रंथि मानव शरीर में एक अंतःस्रावी ग्रंथि है। अब मानव शरीर में एक अंतःस्रावी ग्रंथि में कौन से वाली है? अंतःस्रावी ग्रंथि है ये वाली, पीयूषिका, पीयूष ग्रंथि कह देते हैं जिसको। और इसका जो आकार जो है एक मटर के दाने के जैसा होता है और वजन होता है 0.6 ग्राम, 0.6 ग्राम। अगला क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 16, 18, 27 और 45 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए। तो वो इनमें कौन से वाली है? तो हम क्या करेंगे, 16, 18, 27 और 45 इनका लघुत्तम ले लेंगे। लघुत्तम कितना आएगा? 21, 8। तो यही हो जाएगी। नेक्स्ट है, 2021-22 चक्कर में विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामांकन के लिए भारत द्वारा यूनेस्को को निम्नलिखित में से किस स्थल या साइट का नाम भेजा गया है? तो 2021-22 चक्कर में विश्व धरोहर स्थल के रूप में यूनेस्को को किस स्थल या साइट का नाम भेजा गया? तो कौन सा था ये? तो ये था ये वाला, होयसोल के पवित्र स्थापत्य। और ये जो होयसल जो है ये प्राचीन दक्षिण भारत का एक राजवंश था और इसने 10वीं से 14वीं शताब्दी तक राज किया था। नेक्स्ट आ जाता है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा प्रक्षेपित मंगलयान को सफलतापूर्वक मंगल की कक्षा में दाखिल किया गया था। तो ये कब दाखिल हुआ था? 5 नवंबर को, 5 नवंबर 2013 में। नेक्स्ट आ जाता है, एक विशेष तर्क के आधार पर 5 का 28 से वही संबंध है 7 का 52 से, 9 का 84 से। तर्क के आधार पर 11 का बताना है। तो पहले तो इनके बारे में पता होना चाहिए 28 कैसे है। इसमें अगर हम देखें तो 5 को 5 से गुणा प्लस में 3 किया गया है, 5 5 25 प्लस में 3 28। ऐसे इसमें देखें तो यहाँ पर भी देख लेते हैं, 7 7 49, 49 और 3 52, निम्न 81, 81 और 3 84। ऐसे ही फिर यहाँ पर 11 11 121, 121 में 3 जोड़ लेंगे 24 आ जाएगा ये वाला। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पशु प्रजाति पश्चिमी घाटों में विशेष रूप से पाई जाती है? तो कौन सी पशु प्रजाति है जो पश्चिमी घाट में विशेष रूप से पाई जाती है? हाथी, बाघ, नीलगिरी, तहर या हॉर्नबिल। तो पश्चिमी घाट में पाई जाती है कौन से वाली है? ये वाली, अर्थात नीलगिरी, तहर। तो भारत का जो तमिलनाडु और केरल राज्य में नीलगिरी पर्वत और पश्चिमी घाट के दक्षिण भाग में रहने वाली जंगली प्राणी है और इसके निकट संबंधी जंगली बकरी और भेड़ें हैं और इसके स्थानीय बोलचाल में नीलगिरी साकिन या केवल साकिन के नाम से भी जाना जाता है। तो नीलगिरी तहर इसका सही आंसर यहाँ पर माना गया है। इसके बाद है, इनमें से कौन सा पर्यावरणीय स्थिरता का मूल तत्व नहीं है? पर्यावरणीय स्थिरता का मूल तत्व अब नहीं है कौन से वाला? ये वाला, व्यक्तियों, समुदाय और संस्कृतियों का विकास। तो इसके अलावा पर्यावरण संरक्षण, प्रकृति संसाधनों का संरक्षण और विवेक संगत उपयोग, सतत गतिशीलता। तो व्यक्तियों, समुदाय और संस्कृतियों का विकास, तो ये इसका संबंध नहीं है। नेक्स्ट आ जाता है, राष्ट्रीय पेंशन योजना एनपीएस ये विनियमित है तो किन के द्वारा? जो ऑप्शन 1 में है, पीएफआरडीए के द्वारा, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ये एनपीएस को रेगुलेट करता है। अगला क्वेश्चन है, भविष्य निधि के संदर्भ में यूएएन का जो पूर्ण रूप क्या है? यूएएन, तो इसका अर्थ है यहाँ पर यूनिवर्सल अकाउंट नंबर से, जो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के द्वारा प्रत्येक सदस्य को दिया जाता है और जिसके माध्यम से वह अपने पीएफ खाते को मैनेज कर सकता है। ये जो यूएएन जो है 12 अंकों का नंबर होता है, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर। और भारत सरकार के तहत ये जो रोजगार और जो श्रम मंत्रालय जो इनके द्वारा जारी किया जाता है।
अगला क्वेश्चन है, दो रेलगाड़ियां जिनकी लंबाई 145 मीटर और 155 है एक समानांतर पटरी पर चल रही है। एक रेलगाड़ी की चाल 32 किलोमीटर घंटा और दूसरी रेलगाड़ी की चाल है 40 किलोमीटर घंटा। ये दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे की सम्मुख दिशा में चल रही हो तो एक दूसरे के मिलने के बाद एक दूसरे को पूर्ण तौर पर पार करने में कितना समय ये लेंगी। तो कितना टाइम लगेगा, तो एक दूसरे को मिलने के बाद एक दूसरे को पूर्ण तौर पर प्राप्त करने में जो समय लगेगा कितना लगेगा, 145 प्लस में कितना है 155 गुणा में क्या हो जाएगा 18 और बटे में कितना हो जाएगा 40 प्लस में 32 गुणा में 5 तो कितना आ जाएगा, यहाँ जाएगा 300 गुणा में 18 और बटे में 72 गुणा में 5 कितना आएगा 15 सेकेंड। तो कितना आएगा ये 15 सेकेंड। तो ऐसे जो यहाँ पर आ जाएगा ये। नेक्स्ट आ जाता है हमारा, निम्न अंकित पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आएगी। तो यहाँ पर जो है इसमें आपने बताना है कौन सा वाला क्रम इसमें आएगा। तो इसमें अगर हम देखें तो कैसे बना हुआ है, तो 8 और 2 को अगर हम भाग करते हैं 2 चके 8 और इसमें से एक कम कर ले, 2 चके 8 और इसमें से एक अगर हम कम कर ले तो 3 आ जाता है। ऐसे नेक्स्ट में देख लेते हैं, इसको जब हम इससे भाग करेंगे तो कितना आएगा 14, 14 में से एक कम कर लेंगे 13 आ जाएगा। तो 16 को जब हम 192 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 12, 12 में से एक कम कर लेंगे 11, एक कम करके 11 आ जाएगा, ऑप्शन 2 वाला। नेक्स्ट है, निम्न अंकित पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और दिए गए विकल्प में से उस संख्या का चयन करें जो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आ सकती है। तो इस क्वेश्चन के स्थान पर यहाँ पर कौन सी आएगी, पहले हमें ये देखना होगा कि ये 41 यहाँ पर कैसे आया है। तो इसमें भी अगर हम देखें तो यहाँ पर 4 का स्क्वायर है और ये 5 का है, 4 का और 5 का स्क्वायर है, 5 6 5 11 2 3 1 4। ऐसे यहाँ पर देखें ये इसका स्क्वायर 36 और ये 49 का। ऐसे ही यहाँ पर फिर देख लेंगे इसमें भी 8 का स्क्वायर कितना है 64 और ये 81। तो 4 1 5 वाला देख सकते हैं, इसमें ही है बस। तो 8 और 6 14, तो यही वाला यहाँ पर इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है हमारा, नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पर पूर्व मध्य रेलवे जिसका मुख्यालय है। अब पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है, तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो ये मालदा में है, सॉरी ये जो कहाँ पर है, तो ये मालदा नहीं है, सॉरी यहाँ पर जो है ये हाजीपुर जो है हाजीपुर में है। तो यही जो इसका आंसर हो जाएगा, हाजीपुर जो है हाजीपुर में है पूर्वी मध्य रेलवे। नेक्स्ट इनमें से कौन सा ऑर्गेनल किसी भी बाह्य सामग्री को बचाकर कोशिका को साफ रखने में सहायक होता है और साथ ही कोशिका को भी क्लांत भी करता है। कौन सा ऑर्गेनल किसी भी बाह्य सामग्री को बचाकर कोशिका को साफ रखने में सहायक होता है, तो कौन से वाला है ये। और यहाँ पर अगर हम इसमें देखें तो सी आंसर जवाब ऑप्शन रहेगा 2 वाला। तो लाइसोम जो यहाँ पर माना गया है, लाइसोसोम। इसके बाद है, इनमें से निम्नलिखित विकल्पों में से क्या ऊर्जा का एक अक्षय स्रोत है, ऊर्जा का अक्षय स्रोत, लकड़ी, पेट्रोलियम, कोयला, नाभिकीय विखंडन। तो कौन से वाला है, तो इसमें जो ऑप्शन 4 में दिया गया है नाभिकीय विखंडन अक्षय स्रोत। नेक्स्ट आ जाता है, उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे संबंध से वही संबंध है दूसरे का पहले से है। जैसे ऋतु का संबंध गर्मी से है, इसी प्रकार से माह का संबंध दिसंबर से है।
तो जिस प्रकार से ये ऋतु गर्मी का मौसम है, इसी प्रकार से महीना दिसंबर का होता है। नेक्स्ट है, सड़क किनारे छोटा मोटा काम धंधा करने वाले लोगों के लिए आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना यह किस लिए शुरू की गई थी? तो ये किस लिए शुरू की गई थी? तो ये थी जो ऑप्शन 4 में है, ताकि कोविड-19 लॉकडाउन के कारण अत्यधिक प्रभावित रेहड़ी पटरी वाले अपनी आजीविका गतिविधियों को फिर से शुरू कर सकें। तो ये थी प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना। नेक्स्ट आ जाता है, एक ए अकेले काम को 30 दिन में पूरा कर सकता है और बी इसी काम को 40 दिन में कर सकता है। ए और बी साथ मिलकर इस काम को कितने दिन में कर सकेंगे? तो कितने दिन में कर सकेंगे? तो ए का काम हो जाएगा 30 दिन और क्षमता 4 हो जाएगी इसकी। ऐसे बी का काम है, बी का काम कितना है? 40। कुल काम कितना है इनका? 120 का। तो कितना निकल के आएगा? और इसकी क्षमता 3 की थी, तो ये निकल के आएगा इनका ए और बी द्वारा एक साथ मिलकर पूरा करने में लगा समय, ये हो जाएगा 120 बटे में 7, मतलब 17.5, 17 से 1/7 दिन, ये वाला। या फिर आप वो सीधा एलसीएम लेकर भी कर सकते हैं, 1/30, 1/40, इनका एलसीएम आ जाएगा 4 और 3, ये एलसीएम आ जाएगा 4 प्लस में 3, मतलब 7 बटे में 120, और अभी समय कितना होगा? 120 बटे में 7, तो ये निकल के आ जाएगा 17 से 1/7। नेक्स्ट है, निर्देश 86 है। पाई आरेख का अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। निम्नलिखित पाई आरेख एक विशिष्ट वर्ष के दौरान 7 विभिन्न राज्य है, केंद्र शासित प्रदेश उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, बिहार, कश्मीर, केरल, उड़ीसा और हरियाणा में हुए चावल के उत्पादन को दिखाता है। तो ये देख सकते हैं आप यहाँ पर अलग अलग राज्य में, यदि विशिष्ट वर्ष के दौरान सभी राज्यों में हुआ कुल चावल उत्पादन 20,000 टन था, तो केरल में हुए चावल उत्पादन लगभग कितना था? अगर चावल उत्पादन 20,000 टन था तो केरल में हुआ, तो केरल का बताना है ये वाला, इसमें कितना था? तो इसके लिए क्या हो जाएगा? टोटल कितना था? 20,000 टन था, 20,000 गुणा में क्या हो जाएगा? यह 48 है, तो 48 और बटे में 360, ये हो जाएगा। तो जो कितना निकल के आएगा? इतना निकल के आएगा। नेक्स्ट है, यदि विशिष्ट वर्ष के दौरान सभी राज्य में हुए कुल चावल उत्पादन 18,000 टन था, तो उड़ीसा में हुए चावल के उत्पादन और कश्मीर में चावल के उत्पादन का अनुपात कितना होगा? फिर इसमें जो है यहाँ पर अनुपात बताना है इसका, तो इसमें अनुपात कितना आएगा इसका? दोनों को अनुपात बताना है यहाँ पर, उड़ीसा और कश्मीर वाला। तो उड़ीसा और ये कश्मीर, उड़ीसा और कश्मीर का तो कितना है? 42 और 54, तो कितना हो जाएगा? 7 और 9, इतना ही आएगा एक वाला। इसके बाद है यहाँ पर एक तालिका दी गई है। निम्न तालिका में 5 वर्षों के दौरान 5 अलग अलग देशों में भारत में आए विदेशी पर्यटकों की संख्या दिखाई गई है, जो अलग अलग वर्ष में आए हैं 2012 से 16 तक। तो दी गई तालिका के आधार पर इनमें से कौन सा वाला एक सही है? अब इनमें एक बात सही है, कौन से वाली सही है कि 2012 से 13 के मध्य यूएसए से आने वाले पर्यटकों की संख्या में प्रतिशत में 60% की वृद्धि थी। सभी वर्षों को मिलाकर यूएस से आने वाले पर्यटकों की कुल संख्या ईरान से आने वाले पर्यटकों की कुल संख्या से अधिक थी।
दिए हुए वर्षों के दौरान यूके से आने वाले पर्यटकों की संख्या प्रतिशत वृद्धि हुई है। 2015 और 16 दोनों वर्षों के दौरान यूके से आने वाले पर्यटकों की कुल संख्या और उन्हीं वर्षों के दौरान चीन से आने वाले पर्यटकों की संख्या का अनुपात 27:13 था। तो एक यहाँ पर इसमें सही है, कौन सी वाली बात है सही? तो सही जो है यहाँ पर ऑप्शन 1 को ही माना गया है कि यूएसए से आने वाले 2012 में पर्यटकों की संख्या थी 300, फिर यूएसए से आने वाले 2013 में पर्यटकों की संख्या थी 480। तो कितना हो जाएगा? 480 माइनस में 300 बटे में 300 गुणा में 100, तो कितना आएगा? 180 बटे में 300 गुणा में 100, कितना आएगा? 60%। तो ये इसका हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है हमारा 2016 की तुलना में 2017 में सभी देशों में आने वाले पर्यटकों की कुल संख्या में 40% की वृद्धि हुई थी। यदि 2017 में आने वाले कुल पर्यटकों का 1/7वां हिस्सा यूएसए से आने वाले पर्यटक थे, तो 2017 में यूएसए से भारत आने वाले पर्यटकों की कुल संख्या कितनी थी? तो इनकी संख्या कितनी थी? तो ये निकल के आएगा 446। तो हम क्या करेंगे, 2016 में जो सभी देश जो इनसे आने वाले पर्यटकों की जो संख्या है उसको देख लेंगे। तो ये कर लेंगे हम 2016 वाले, ये वाली, तो कि 2230 निकल के आएगी। फिर 2017 में सभी देशों से आने वाले पर्यटकों की कुल संख्या, तो ये जाएगी 2230 जो इस दिन का आया था गुणा 140 बटे में 100 गुणा 1/7, तो 446 आ जाएगा ये। नेक्स्ट आ जाता है RYG किसी विशेष तर्क के द्वारा YRT से संबंधित है, उसी प्रकार EPBPEY से है, तो इनमें से कौन सा विकल्प उसी तर्क का पालन कर रहा है? तो यहाँ पर देखें तो जैसे ये था RYG YRT, ये वाला था। अब इसमें देखें तो ऐसे है, इसी प्रकार से इसमें भी देख लेते हैं EPBPEY, तो सेम यहाँ पर भी देखेंगे, तो इसमें कौन सा बनेगा? ये वाला। नेक्स्ट आ जाता है PQRST और VOW, एक वृत्ताकार मेज के चारों केंद्र की ओर मुँह करके बैठे हुए हैं। तो सेंटर है, मतलब बीच में है इन सभी का मुँह यहाँ पर, क्योंकि इस साइड में बैठे हुए सभी का मुँह अंदर है। और अब हमने क्या है, गिन लेने हैं, कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो कितने हैं यहाँ पर? 8 है। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ऐसे है। अब यहाँ पर जो जिसका भी स्थान फिक्स है तो वो हमने इसमें सबसे पहले देखना होगा। तो जब हम इनका क्रम जो बनाएंगे तो किस प्रकार का इनका क्रम होगा? ऐसे जाए, यहाँ पर ये बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर R आ जाएगा, V, यहाँ पर P, और यहाँ पर इसके पास में T है, Q और W। तो ऐसे बैठे हुए हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, इसमें PU के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है। PU के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है, 1 2 3। P और T के मध्य एक व्यक्ति बैठा है। अब P और T के बीच में एक है S। S Q के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है। S जो है Q के बाएं, क्योंकि जब इनका अंदर मुंह है तो ये लेफ्ट होगा, ये राइट होगा, तो इसके स्थान तीसरा है। तो S जो है Q के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है। Q न तो P का और न ही U का निकटतम पड़ोसी है। कौन? Q। Q जो है न तो P का है और न ही U का निकटतम पड़ोसी है। VR का निकटतम पड़ोसी है। VR का निकटतम पड़ोसी है, मतलब पास में है। VU का निकटतम पड़ोसी नहीं है।
V U का निकटतम पड़ोसी नहीं है क्योंकि R बीच में है। तो कौन सा युग्म W के निकटतम पड़ोसी के रूप को दिखाएगा? अब W वाला जो है इसके पड़ोसी कौन कौन से हैं? U भी है, Q भी है। तो पड़ोसी पूछा गया था इसके कौन कौन से हैं यहाँ पर, तो पड़ोसी तो इसके यही है, Q भी है और ये वाला भी है। नेक्स्ट, यदि S X को निरूपित करता है, B माइनस को, R प्लस को, V भाग को, तो ये जो है यहाँ पर इनके स्थान पर हमने ये वाले चिन्ह रखने होंगे। बोर्ड मास वाला जो फार्मूला वो हम यहाँ पर लगाएंगे इसमें। तो क्या बनेगा ये 14 गुणा में 63, भाग करेंगे इसे 21 से, प्लस में हो जाएगा 19 और माइनस में हो जाएगा 22। तो भाग गुणा जमा माइनस वही चलेगा इसमें। तो फिर कौन सा आएगा यहाँ पर? तो 14 गुणा में इसको भाग कर लेंगे, कितनी है 63 हो जाएगा, 3 प्लस में 19 माइनस में 22, भाग हो गई, गुणा आ जाती है 14 3 42 हो जाएगा, प्लस में 19 माइनस में 22, भाग गुणा जमा की बारी आ जाती है, इनको जमा कर लेंगे, 9 2 11 हो जाएगा, 4 5 6 हो जाएगा, मतलब 61 माइनस में 22, फिर इसमें इस बाल कर लेंगे 39 आ जाएगा ये वाला। नेक्स्ट आ जाता है, दिए गए कथनों निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़े। कथन में दी गई जानकारी को सत्य मानते हुए विचार करके भले व असामान्य ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती हो, और बताए गए निष्कर्षों में कौन सा तार्किक रूप से कथनों का पालन करेगा। तो इसमें क्या है, कथन है कि कुछ फल कुछ जैसे फल हैं, कुछ फल फूल हैं। यहाँ पर FU लिख लेते हैं हम, कुछ फल फूल हैं, सभी औषधियाँ फूल हैं। अब सभी जो औषधियाँ जो होंगी, औषधियाँ वो फूल होंगी। तो इसमें देखें तो यहाँ पर कौन सा बनेगा इसका, सभी फूल औषधियाँ हैं, सभी फूल औषधियाँ हैं, कोई औषधि फल नहीं है, कोई भी औषधि फल नहीं है। अब कौन से वाला सही है इसका? तो इसमें देखें तो सभी फूल औषधियाँ नहीं है, कोई भी औषधि फूल नहीं है, कोई तो है, थोड़े से तो हिस्सा है। तो इस आधार पर देखें तो इसका जो है ऑप्शन 1 वाला बनेगा कि ना तो इसमें निष्कर्ष 1 सही है और ना ही 2 सही है। नेक्स्ट है, W और T परस्पर विवाहित हैं और उनके केवल 2 बच्चे हैं। K और M परस्पर विवाहित हैं, उनके केवल 3 बच्चे हैं। R S और Y की इकलौती बहन है, T N की माँ है, M का भाई N है तो अविवाहित है। K R का पिता है, T का Y से क्या संबंध है? तो इनका संबंध क्या है T का Y से? तो T का Y का संबंध होगा माँ की माँ। नेक्स्ट है, दिए गए विकल्प में से उस अक्षर समूह का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आ सकता है। तो यहाँ पर बताना इसमें कौन सा बनेगा। तो इसमें अगर हम देखें A से H में 7 अल्फ़ाबेट आ जाएंगे, ऐसे ही H से O में 7 और ऐसे ही फिर O से नेक्स्ट में 7 V आ जाएगा, ऐसे ही C से J में 7, J से Q में 7 और इससे आगे 7 हो जाएगा X। इसी प्रकार से E है, E से J में 7, J से S और इससे आगे 7 जब हम लेंगे तो ये आ जाएगा Z। तो जो ऑप्शन 2 में यहाँ पर दिया गया है, तो 7 अल्फ़ाबेट आ जाएंगे इसमें। नेक्स्ट है, उस बॉक्स का चयन कर जो नीचे दी गई सीट को लाइन के अनुसार मोड़कर बनाया जा सकता है। तो ये वाला है, इसको मोड़ेंगे हम, कौन से वाला इसमें बनेगा, अब वो आपने बताना है। तो इसमें अगर हम देखें तो जब इसे हम मोड़ेंगे तो कौन से वाला बनेगा, तो जैसे ये वाला है ये तो आ जाएगा यहाँ पर, ऐसे ही मोड़े जाएगा। और अब ये वाला यहाँ पर आएगा और ये वाला आ जाएगा यहाँ पर, ऐसे मोड़ा जाएगा ये। तो जब हम इसे मोड़ेंगे तो कौन से वाला बनेगा इसका, ये वाला। तो ये वाला इसका
बन क्या आएगा? तो ये वाला बनेगा इसका। तो इसमें देख सकते हैं यहाँ पर कौन से वाला आएगा। सबसे ऊपर ये आ जाएगा वर्ग वाला, फिर ये आयत वाला, और फिर ये सर्कल वाला। नेक्स्ट है, अली पी से पश्चिम की ओर 12 किलोमीटर गाड़ी चलाता है और फिर वह दाएं मुड़कर 6 किलोमीटर चलाकर क्यों बिंदु पर पहुंचता है। वहां से वह दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर गाड़ी चलाकर एस बिंदु पर पहुंच जाता है। फिर वह आखिरी बाएं मुड़ता है और 10 किलोमीटर गाड़ी चलाकर बिंदु टी पर रुक जाता है। तो कौन सा विकल्प टी से वापस बिंदु पी पर पहुंचाएगा? तो इसमें कौन से वाला पहुंचाएगा, इसके लिए दिशाएं जहां उनके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो जैसे यहाँ से चलेगा, ये बिंदु ले लो, अली पी बिंदु से, मतलब ये है पी बिंदु। पी बिंदु से पश्चिम की ओर, अब ये हो गई हमारी दिशा, उत्तर, दक्षिण, ये पूर्व की और पश्चिम की। तो यहाँ पर है पी बिंदु, पश्चिम की ओर 12 किलोमीटर, ये है पश्चिम। यहाँ से चलेगा 12 किलोमीटर, पश्चिम की ओर गाड़ी चलाता है। फिर वह दाएं मुड़कर, अब उसका दाएं कौन सा बनेगा, ये वाला। तो फिर यहाँ से 6 किलोमीटर गाड़ी चलाकर क्यों बिंदु, कितना चलाई, 6 किलोमीटर, दाएं मुड़कर 6 किलोमीटर गाड़ी चलाकर क्यों बिंदु पर पहुंचता है। वहां से दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर गाड़ी चलाकर, अब यहाँ से, अब इसका जो है यहाँ पर दाएं मुड़ना है उसने और 5 किलोमीटर चलानी है। अब राइट हैंड तो ये बनेगा उसका, ये वाला। तो वहाँ वह दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर गाड़ी चलाकर एस बिंदु पर, तो 5 और ये कहाँ तक, एस, 5 किलोमीटर चलाकर एस बिंदु पर पहुंच जाता है। ये हो गया एस बिंदु। फिर वह आखिरी दाएं मुड़ता है और 10 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। अब दोबारा से जो है वो गाड़ी चलाएगा, कितनी, 10 किलोमीटर की। दोबारा से मतलब यहाँ से अगर चलाए 10 किलोमीटर, ये होगी 10 किलोमीटर चलाता है, 10 किलोमीटर गाड़ी चलाकर टी बिंदु पर रुक जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प से टी बिंदु से वापस बिंदु पी पर पहुंचाएगा? तो यहाँ पर था और ये है टी, तो यहाँ से यहाँ तक पहुंचाएगा। तो उसी के बारे में है यहाँ पर, कौन सा पहुंचाएगा। तो ये वाला, पूर्व की ओर 7 किलोमीटर गाड़ी चलाएं, फिर बाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर गाड़ी चलाएं। तो ऐसे ही होगा फिर ये। नेक्स्ट है, उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई दोनों संख्याओं के बीच का संबंध अन्य विकल्पों से दी गई संख्याओं के बीच के संबंध से भिन्न है। तो दोनों संख्याओं के बीच का संबंध अन्य विकल्पों में दी गई संख्याओं के बीच के संबंध से भिन्न है। अब कौन सा है इसमें अलग एक, तो यही है ऑप्शन 1 वाला। नेक्स्ट आ जाता है, दिए गए कथनों निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़े और कथन दी गई जानकारी को सत्य मानते हुए विचार करके भले व सामान्य ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती हो। तो कथन निष्कर्ष का है यहाँ पर भी क्वेश्चन ही है। तो इसमें देखें तो यहाँ पर इसका कौन सा बनेगा, सभी कविताएं कहानियां हैं। तो इसमें देखें तो सभी जो कविताएं हैं वो क्या है, कहानियां हैं। सभी कविताएं कहानियां हैं, सभी लेख कविताएं हैं, सभी जो लेख हैं सभी लेख कविताएं हैं। तो ऐसे ही बनेगा। तो इसमें देखें तो सभी लेख कहानियां हैं, सभी लेख कहानियां हैं, कोई कहानी लेख नहीं है, कोई कहानी लेख नहीं है, कि सभी जो लेख हैं सभी लेख कहानियां हैं, कोई भी जो कहानी है वो लेख नहीं है। तो यहाँ पर देखें तो कौन सा बन सकता है इसमें, यही वाला,
केवल निष्कर्ष एक वाला। सभी लेख कहानियां हैं, सभी लेख कहानियां हैं, क्योंकि कोई कहानी लेख नहीं है ऐसा नहीं है। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए 4 शब्दों में से 3 किसी तरह से संगत है और एक असंगत है, तो असंगत आपने बताना है। तो असंगत है इसमें कौन से वाला? ये वाला। आयतन को छोड़कर अन्य सभी इकाई है। तो इस प्रकार से जो हमारे इस क्लास में महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, नेक्स्ट वीडियो की इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।